हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। आज को हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं किससे रिलेटेड? राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा का अपना बहुत वेटेज है, ठीक है। और राज्यसभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोकसभा में तो मेजोरिटी में बीजेपी मेजोरिटी में है। तो अगर कुछ प्रभाव अगर डाला जा सकता है तो कहाँ से डाला जा सकता है? राज्यसभा से, ठीक है। इसलिए राज्यसभा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी ही नहीं कोई भी पार्टी हो, अगर ज्यादा बहुत टाइम तक अगर पावर में है या फिर एक ही पार्टी का पूरा डोमिनेंस है तो इससे नुकसान क्या होता है? वो अपनी मर्जी से चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मतलब इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, अगर सुशासन में अगर देखा जाए तो फिर वहां पर नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है और राज्यसभा का आवश्यकता भी इसीलिए है क्योंकि अगर लोकसभा, अगर देखो राज्यसभा का पहली बात आवश्यकता जान लेते हैं, राज्यसभा का आवश्यकता क्यों पड़ा। लोकसभा में क्या होता है, जनता आती है, जनता मतलब जनता से लोग चुन के पहुंचते हैं और यहाँ पर फिर हम लोग नीति निर्माण करते हैं लोकसभा से। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, तो जल्दबाजी में निर्णय ना हो इसीलिए आया राज्यसभा बीच में। राज्यसभा आता है और इसको बोलते हैं कुलीन वर्ग का निकाय, ऐसा भी बोल देते हैं कई सारे मतलब राइटर्स। सबका अपना अपना फिलोसफी है, सब अपना अपना बात रखते हैं। तो मतलब तो राज्यसभा का मेन काम क्या है? लोकसभा से अगर कोई बिल आ रहा है तो उसको पास होने से पहले एक बार, क्योंकि क्या होता है दोनों में से एक मतलब दोनों में से एक सदन में पहले पेश किया जाता है बिल और दूसरे में क्या होता है फिर जांच होता है और जांच के बाद जैसा भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से हुआ तो यहाँ मतलब अगर लोकसभा में पहला पेश करेंगे तो राज्यसभा में जांच होगा, राज्यसभा में पेश करेंगे तो लोकसभा में जांच होगा। बिना जांच के आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसलिए ठीक है, बिना जांच के आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए दो निकाय होने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये तो गलत है। आजीवन तो सदस्य नहीं रहते, कितने टाइम के लिए रहते हैं? 6 वर्ष के लिए रहते हैं और 6 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला क्या बोलता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। और क्या बोलता है तीसरा ऑप्शन, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। कुछ सदस्य बोलते हैं, कुछ सदस्य यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी हो जाता है। ऐसे कुछ सदस्य मतलब कोई गिनती नहीं है, कुछ सदस्य में 2 लोग भी होते हैं, एक भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं। तो कुछ सदस्य नहीं है, 1/3 सदस्य। ध्यान रखेंगे, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में क्या होता है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनका काम कंप्लीट हो जाता है। और हर हर 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्यों का फिर से निर्वाचन होता है क्योंकि सदस्य संख्या तो बरकरार रखनी है ना। और टोटल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 250 हो सकती है, बट अभी कितने हैं? 245 है। और ये 250 भी कैसे? 230 जो रहेंगे कहाँ से चुने जाएंगे? देखो, अच्छा 230 नहीं है, हमारे 12 सदस्य जो है ना वो कहाँ से चुने जाते हैं? जो हमारे पास 4 सदस्य मतलब 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां से कौन करता है? राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो नाम निर्देशित करते हैं, मनोनीत करते हैं। और जो बच गए 38 सदस्य, मतलब 238 सदस्य जो बच गए ना, इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचन होता है अलग अलग राज्यों से और जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं वहां से निर्वाचित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। इनका मतलब देखो, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लोकसभा में मतलब उनका विघटन किया जा सकता है, हर 5 साल में विघटन होता भी है, उसके पहले भी कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा का क्या होता है, विघटन पॉसिबल नहीं है, विघटन नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये तो जस्ट अभी बताया मैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। उसमें से 12 कौन से रहेंगे? मनोनीत रहेंगे और 238 जो हैं वो नाम निर्देशित रहेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? देखो, अगर हमारे यहाँ जैसे अगर विधानसभा है ना, क्या होता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा में किसको भेजा जाए ये कैसे डिसाइड करते हैं? विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा, ठीक है। यहाँ के सदस्यों द्वारा इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मतलब इलेक्शन ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? हमारा
इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही क्या कराएगा इसका चुनाव करवाएगा। और विधानसभा में जो सदस्य रहेंगे ना, वो लोग अपने में मतलब वो अपने में से नहीं, वो लोग चुनेंगे कि राज्य मतलब ये लोग यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया चलेगी और राज्यसभा से मतलब राज्यसभा में जितने सदस्य भेजने हैं उतने मतलब ये लोग अपने से डिसाइड करेंगे। अब देखो राज्यसभा में, और ऐसा नहीं कि विधानसभा में मतलब एक ही पार्टी का, अगर जो पार्टी जीते हुए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है, कांग्रेस है। और कांग्रेस अगर चुनाव जीत चुकी है तो सारे जितने भी अगर भेजती है, जितने भी नए सदस्य भेजेगी, सारे के सारे कांग्रेस के हिसाब से रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर डोमिनेंस दोनों का अच्छा खासा ना टक्कर वाला सरकार है तो फिर वहां पर जैसे बीजेपी भी है, बीजेपी भी ऐसे बराबर सीट के आसपास लेके आया है ना, अच्छा खासा टक्कर वाला है, तो वहां पर कुछ सीट बीजेपी की रहेंगी, कुछ सीट कांग्रेस ले लेगी। ठीक है, मतलब वो लोग के बीच चुनाव होगा। अब यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं छत्तीसगढ़ से, वैसे ही अब देखो विधानसभा से तो जाएगा ऐसे, ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब अगर देखते हैं विधानसभा तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी है, इन दोनों जगह में भी है, तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और उनके द्वारा चुने जाते हैं। स्पेशल इलेक्टोरेट कोला जो होता है वो सेलेक्ट करता है कि कौन कौन जाएगा मतलब कौन कौन जाएगा संघ शासित प्रदेश से प्रतिनिधि बनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, जो यहाँ दिल्ली और पुदुचेरी में ना, वहां भी विधानसभा सदस्य चुनेंगे। जहां पर विधानसभा नहीं है वहां से भी चुने जाते हैं ना, तो वहां के लिए विशेष निर्वाचक मंडल, ध्यान रखेंगे। तो उसमें मिस्टेक हो गया था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा नॉट करेक्ट, गलत कथन को हम लोग को बताना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, बिल्कुल सही। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250, बिल्कुल सही। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, राज्यसभा इज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका क्या होता है, विघटन नहीं होता। अगला देखते हैं, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। तो ये तो गलत है, कितने होते हैं, 1/3, ध्यान रखेंगे हमेशा 1/3 रिटायर होते हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगले में आते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति। देखो जो गण पूर्ति होता है ना, जैसे आप देखो सत्र बुलाए, सेशन हुआ, जैसे मान लेते हैं अगर 1 फरवरी को होता है, 1 फरवरी को सेशन हुआ, पहला सेशन हुआ। अब वहां पर देखते हैं कि सदस्य तो कितने होने चाहिए, जैसे अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है, उन 250 में से अभी सदस्य संख्या कितनी है, 245, अभी सदस्य संख्या 245 है। अब इस 245 में अगर 2 लोग आ गए, सिर्फ 2 लोग आए हैं, मान लेते हैं एक केस कि सिर्फ 2 लोग आए हैं, तब के केस में क्या होगा, क्या यहाँ पर जो ये लोग 2 लोग मिलके जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 245 लोगों की सहमति चाहिए, मतलब 245 लोग सदस्य हैं। और अगर कोई बिल है जो आधे बहुमत से पास होने वाला अगर कोई बिल है, तो वो 2 लोग से कैसे पास करा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट विधेयक आया उस पर कैसे हो सकता है, ये समस्या है। तो एक सेट किए, ठीक है, निर्धारित किए कि कितना हो, मतलब कम से कम कितने लोग आने चाहिए, तब डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम। तो कोरम जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में कितनी होनी चाहिए, जितनी भी सदस्य संख्या है ना उसका 1/10, जितनी संख्या है उसका 1/10 होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ 245 है, जब 250 को लेते हैं ना, 250 है टोटल सदस्य संख्या 250 है, तो इसका 1/10 अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, 25। तो मिनिमम 25 लोग आएंगे ना, तब फिर कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कार्यवाही किया जा सकता है, लेकिन अब बड़े डिसीजन नहीं लिए जा सकते, ऐसा नियम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, 1/10 ऑफ द
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाया जाता है। देखो धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के बारे में अलग से हम लोग पूरे विधेयक वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर भी अभी धन विधेयक के बारे में इतना जान लो कि पैसे से रिलेटेड काम रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेते हैं, उसके बाद मतलब प्रेसिडेंट को बताते हैं, उसके बाद फिर लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले अगर पेश करेंगे तो हम लोग लोकसभा में पेश करेंगे। बाकी सब क्या है, अलग अलग सिस्टम है, बाकी सबके लिए कोई नियम नहीं है, राज्यसभा में पेश करो चाहे लोकसभा में पेश करो, ऐसा रहता है। लेकिन जो धन विधेयक वाला विधेयक है ना, उसको हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश करना पड़ता है, उसके बाद फिर हो जाएगा राज्यसभा में, यहाँ से पास होके राज्यसभा में चले जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगा, यहाँ पर अपना सहमति दे सकता है, सहमति इन द सेंस यहाँ पर भी पास होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पास नहीं होना पड़ेगा, यहाँ पर पास होना पड़ेगा। तो पास होना पड़ेगा तो उसके लिए या तो ये अपना बता सकता है या रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये देखो ये समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को सुधार दीजिए ऐसा करके, और उसके साथ उसको वापस करना पड़ता है। और इसके लिए टाइम लिमिट कितना है, 14 दिन, 14 डेज का टाइम लिमिट है, 14 दिन के अंदर उसको वापस करना पड़ता है। और अगर मान लेते हैं अगर 14 दिन में वापस नहीं किए, ये लोग को ठीक नहीं लग रहा है, ये लोग वापस नहीं करना चाह रहे, 14 दिन तक रोक के रख दिए, तो क्या होगा, अगला 15वां दिन जब आएगा ना तब तक इसको पारित मान लिया जाता है। मतलब यहाँ पर राज्यसभा का अधिकार सीमित है, वो रोकने के लिए 14 दिन तक रोक सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकता, और वो एकदम 14 दिन से ज्यादा रोक भी नहीं सकता। 14 दिन तक अगर रोक दिया ना तो उसको मान लेते हैं, लोकसभा में मान लिया जाता है कि वो पारित हो चुका है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, कौन था। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों को चुनते हैं, और 12 सदस्य कौन चुनता है, पहली बात तो राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन कौन से सेक्टर से रहेंगे, कला, और कौन सा रहेगा, विज्ञान, और कौन सा रहेगा, साहित्य, और समाज सेवा। इन चारों सेक्टर से 12 लोगों को चुनते हैं, कौन, राष्ट्रपति। कहाँ के लिए, जो हमारे राज्यसभा है उसके लिए, और लोकसभा के लिए 2 लोग को चुनते हैं, और दोनों ही कौन से रहेंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय से रहेंगे, कम्युनिटी से रहेंगे। अब देखो यहाँ पर 12 लोग को चुनना है, तो उसमें से एक हमारा पास साहित्य भी आ रहा है, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो एक रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, इनको चुना गया था राज्यसभा के सांसद के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो यहाँ पर राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी, पहली महिला सचिव, ऑप्शन क्या क्या है, मंजित वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, या फिर वी.एस. रमा देवी। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. रमा देवी जो है वो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, महिला महासचिव। ठीक है, वुमेन सेक्रेटरी जनरल थी राज्यसभा के लिए। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। वो पुराना टाइम हो गया कि अभी कौन है ऐसा करके, अब नए टाइम में क्या पहले नंबर पे कौन था ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में देखना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट क्या दिया, राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। ठीक है, मैक्सिमम 250 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। राज्यसभा हैज 238 members indirectly elected from the states and union territories। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो लोकसभा के समान समान शक्तियां हैं ऐसा बोल रहे हैं। अब एक चीज देखिए, आर्टिकल नंबर 249 जो है ना, ये क्या बोलता है, राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है।
कि क्या बोलता है कि अगर अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है ना कि ये हमारे पास देखो, अच्छा नहीं, ये तो अच्छा यहाँ पर दो शक्तियां हैं, दो स्पेशल शक्तियां हैं जो लोकसभा से ज्यादा है। तो वो कौन सी है? पहली है हमारे पास 249 में, ठीक है, एक 249 में और एक टू का 312 में। 249 में क्या बोलता है, जो एक हमारे पास सूची है संघ सूची, एक राज्य सूची है और एक है समवर्ती सूची, तीन सूची है। राज्य सूची में संघ कानून नहीं बना सकता, संसद कानून नहीं बना सकता। तो लेकिन ना अचानक से ना जब राज्यसभा को ऐसा आभास होता है कि राज्यसभा में एक विषय ऐसा लिखा हुआ है जिसपे राष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय महत्व का है, ऐसा कोई विषय है, ठीक है, तो क्या बोलता है कि आर्टिकल 249 बोलता है कि राज्यसभा ना अगर कोई ऐसा बिल पेश कर देता है ना, राज्यसभा ऐसा बिल पारित कर देता है कि पर्टिकुलर किसी विषय को बता देता है कि ये वाला विषय जो है ना ये राष्ट्रीय महत्व का है, इस पे संसद कानून बना सकता है वैसे करके। तो ऐसे पे फिर पूरा संसद जो है, संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, दोनों सदन मिलके कानून बना सकते हैं। अदरवाइज राज्य सूची के विषय पे संसद कानून नहीं बना सकता, ठीक है। अब इसमें जो इससे जो कानून बनेगा, इससे जो एक्ट बनेगा वो कितने वर्ष के लिए रहेगा? 1 वर्ष के लिए रहेगा। लिमिटेशन भी है, 1 वर्ष के लिए रहेगा और उसको बाद में और आगे बढ़ा सकते हैं, बट प्राइमरली 1 वर्ष के लिए रहेगा। और जैसे अगर, ठीक है, हाँ यहाँ पर इसको देखते हैं ना। और फिर अगला हमारे पास है 312। 312 क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ 3 हमारे पास सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS। 3 सर्विस है अखिल भारतीय सेवाओं की, 3 अखिल भारतीय सेवाएं उपस्थित है हमारे पास। अगर राज्यसभा को लगता है ना कि इसमें और अखिल भारतीय सेवाएं उपस्थित होनी चाहिए, इस लिस्ट में और भी विभाग को लेना पड़ेगा ऐसा करके, तो वो आर्टिकल 312 में उनको प्राप्त शक्तियां कि वो किसी और सर्विस, मतलब एक नए सर्विस का निर्माण कर सकती है, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ऐसा पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। लोकसभा के पास ये वाला पावर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट तो इस तरह से देखा जाए तो गलत हो जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन से में ऑप्शन नंबर 3 है, तो बी में है और सी में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा क्या हो सकता है? या तो 1 2 या फिर 1, ये दोनों में से एक हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या बोलता है, 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही। देखो, चुनाव जो होता है ना 2 टाइप का होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर जनता वोट दे रही है और किसी को चुन रहे तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। और अगर ऐसा होता है कि जनता नहीं चुन रही है, जनता के चुने हुए लोग मिलके चुन रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता मिलके चुनी किसी को, मतलब प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर वो लोग मिलके आगे चुनते हैं। तो इस टाइप्स का होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन भी इस तरह से गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा गलत हो गया, तो सही कौन सा है? सिर्फ पहला। तो कौन सा सही कथन बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ 1। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही, जस्ट अभी बताया मैं। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 249। ओनली द राज्यसभा हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द नेशनल इंटरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की किसी विषय पे। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या देता है? आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। रेजोल्यूशन अप्रूविंग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। जब आपातकाल लागू होता है ना, अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देते हैं ना, घोषणा कर देते हैं कि हाँ अब से आपातकाल लागू किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे मेन काम होता है लोकसभा और राज्यसभा, इनसे परमिशन लेना रहता है, ठीक है। और कितने टाइम के भीतर? 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंडर लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों से ही मतलब अनुमोदन मिल जाना चाहिए कि हाँ ठीक है लागू कर सकते हैं ऐसा करके। तो दोनों की सहमति आवश्यक है।
और यहाँ पर क्या बोलता है, केवल लोकसभा बोलता है, केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट होता है ये वाला सेशन भी। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।